अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ न्यूमेरिकल 8 फ्रॉम चैप्टर 5। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस को यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल के अंदर इन्होंने आपको कहा है दैट अ यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ एल, कोई भी लेडर है जिसकी लेंथ एल है एंड उसका वेट 50 न्यूटन्स है, रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। तो वो रेस्ट करे अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, यानी कोई लेडर है इस तरीके से, ठीक है, और इट्स अगेंस्ट सम वॉल। तो मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ इसे, ठीक है। सो इट वुड बी लाइक दिस। तो अगर लेट से ये वॉल्स हैं कुछ इस तरीके से, तो इसके अगेंस्ट कोई लेडर है जो कि इस तरीके से रेस्ट कर रही है, ठीक है। इन्होंने कहा है दैट द वॉल इज़ स्मूथ। स्मूथ वॉल का मतलब ये है कि इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। सो देयर इज़ नो रेजिस्टेंस हेयर, नो रेजिस्टेंस। और वर्टिकल वॉल की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड इज़ 0.4। लेकिन हाँ, ग्राउंड के साथ कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, और इन्होंने कहा हुआ है दैट रेजिस्टेंस is 0.4 meter. 0. That resistance have that floor is having a coefficient of resistance which is 0.40. तो ये जो coefficient of friction है that is 0.40 over here. Find, और ये value mu की है, I'll just write mu is equals to 0.40. Find the minimum angle theta minimum such that the ladder may not slip. Sorry, I just forgot to write over here that it does not slip. अब हमें इसे किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर रखना है। हमें वो एंगल नहीं पता कि किस एंगल के ऊपर इसे प्लेस करना चाहिए। सो हमें इसे किसी एंगल के ऊपर रखना है, और ये एंगल है थीटा मिनिमम। और अगर हम इस एंगल के ऊपर इस लेडर को अगर हम प्लेस करते हैं, तो इस एंगल के ऊपर प्लेस करने पे लेडर फॉल नहीं करेगी। ऑब्वियसली अगर आप लेडर को ज़्यादा सीधा करोगे तो जो फ्रिक्शन है बिटवीन द ग्राउंड एंड द लेडर वो इंक्रीज़ होती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप इसे जो है वो और टिल्ट करते जाओगे, वैसे वैसे ये लेडर, इस लेडर के बीच में और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कम होती जाएगी, और इस वजह से लेडर फॉल कर सकती है, ठीक है, वो स्लिप करके फॉल कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेडर है इसे आपने किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर रखना है, सीढ़ी को किसी पर्टिकुलर एंगल पर रखना है ताकि वो फॉल ना करे। अब ये काफ़ी नॉर्मल लाइफ टाइप का सिनेरियो है, लेकिन इधर इसकी एप्लीकेशन है। सो लेट्स सी कि इसे अप्लाई कैसे करना है, इसे यूज़ कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले तो इसका डाटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लिख सकते हैं इन द डाटा। सो स्टार्टिंग विद द डाटा फर्स्ट, ठीक है। सो डाटा के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये है दैट लेडर इज़ हैविंग सम लेंथ एल। ओके, सो लेंथ जो है ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ लेडर, उसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाय एल, ठीक है। मैं कह सकता हूँ दैट इज़ एल। इसके अलावा जो वेट ऑफ लेडर है, ठीक है, वेट ऑफ लेडर, दैट वेट ऑफ लेडर, इसे मैं W से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एंड दैट वेट इज़ हैविंग अ वैल्यू ऑफ 50 न्यूटन्स। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हमें इस क्वेश्चन में दी गई है वो हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है विच इज़ 0.4। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन which is mu, and it is having a value of 0.40, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई। इसके अलावा आपने फाइंड क्या करना है, आपने थीटा मिनिमम फाइंड करना है। दैट व्हाट इज़ दैट मिनिमम एंगल जिसके ऊपर आप इसे अगर प्लेस करें तो ये फॉल नहीं करेगी, ठीक है। तो आपने फाइंड थीटा मिनिमम करना है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखनी है वो ये है कि इस लेडर की जो लेंथ है वो कोई लेंथ एल है, यानी यहाँ से लेके जो यहाँ तक की ये पूरी लेंथ होगी, दिस लेंथ इज एल। अगली चीज़,
इस लेटर का कोई वेट होगा, और हम अभी फ़िलहाल ये अज्यूम कर, इन्होंने हमें कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर दैट लेटर इज़ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म लेटर का मतलब ये है कि इसका जो वेट है वो, यहाँ जो इसका मास है बेसिकली, इसका मास काफ़ी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर लेंथ के ऊपर से अमाउंट ऑफ मास है, हर यूनिट लेंथ के ऊपर जो मास है वो इक्वल है इस लेटर की। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, इसका मतलब ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ सेंटर में इधर लाई कर रहा होगा। तो इसके ऊपर जो डाउनवर्ड्स फोर्स होगी यानी वेट, इट वुड बी लाइंग लाइक दिस, इट विल बी लाइंग डाउनवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ दैट वेट हियर इज़ 50 न्यूटन्स। इन्होंने हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, जो कि हमारे पास 0.4040 है, इसके अंदर हमारे पास इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वन कंपोनेंट इज़ ओवर हियर, जो कि इस डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल होगा। ठीक है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में रेशियो होता है ऑफ द फ्रिक्शन। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस जो कि ग्राउंड से अप्लाई हो रही हैं, इनके बीच में एक रेशियो होता है, और मैं इसे एच और वी से डिनोट कर देता हूँ। वेट जो है वो किसी डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द ग्राउंड लाई कर रहा है। सो ये जो वेट एक्ट कर रहा है वो यहाँ पर एट द सेंटर ऑफ दिस लेडर एक्ट कर रहा है। तो इस लेडर के सेंटर में जो वेट एक्ट कर रहा है इस ब्लू कलर की लेडर के, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी, जो जहाँ पर वेट एक्चुअली लाई कर रहा है, दैट इज़ L/2। लेंथ जो कंप्लीट लेंथ है वो L है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ दिस लेडर्स कंप्लीट लेंथ है। तो मैंने इसे L/2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, और क्या चीज़ें होंगी इसमें? देखो, अब ये जो स्मूथ वॉल है जिसके साथ लेडर इधर आके अटैच हुई हुई है, दिस स्मूथ वॉल इज़ अप्लाइंग सम रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस लेडर, जो कि इस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस वॉल, इट्स गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, सो देयर इज सम रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस। और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह को लेबल कर रहा हूँ, और उन पॉइंट्स को मैं इस तरीके से लेबल कर सकता हूँ दैट दिस इज़ पॉइंट, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस पॉइंट, या मैं कोई और कलर यूज़ कर लूँ, मे बी आई कैन यूज़ blue. So this is point A, this is point C, I can call this as point B. So A, B, C, D, and point E can be called as this point. Okay, so this is, let's say, my point E. Okay, अब हमने इस लेडर के ऊपर हमने सारी चीज़ें देख ली कि हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं। देयर इज़ अ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, देयर इज़ अ रिजल्टेंट फोर्स दैट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ द रिजल्ट ऑफ टू डिफरेंट फोर्सेस, वन इन द हॉरिजॉन्टल एंड वन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, और लेडर की लेंथ जो कंप्लीट लेंथ है वो कैपिटल एल है, और जो हाफ ऑफ द लेंथ है वो L/2 है। तो हमने कुछ चीज़ें इस डायग्राम के अंदर लेबल कर दी हैं। अब हमें अगर इस लेडर को यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर रखना है जिसके ऊपर ये लेडर स्टेशनरी रहे और ये स्लिप ना करे, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि दो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब वो दोनों कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कैसे होंगी? ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है दैट सम ऑफ फोर्सेस इन vertical, horizontal or any dimension, sum of forces in any dimension should be equals to 0. यानी sum of forces in the horizontal dimension और sum of forces in the vertical dimension ये 0 होगा। और दूसरी condition of equilibrium ये होती है that sum of all the torques are going to be equals to 0. तो हमने ये दोनों conditions for equilibrium यहाँ पर apply करनी है। So let's start with the first condition for equilibrium. लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें इधर लिख देता हूँ। So let मैं इसके बारे में, मैंने जो इधर सारी चीज़ें मेंशन की हैं मैं इनके बारे में इधर लिख देता हूँ दैट लेट H, सो आई विल स्टार्ट विद सॉल्यूशन नाउ।
सो इस सॉल्यूशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ मुझे लिखनी है वो एक स्टेटमेंट है दैट let h be the horizontal and v be the vertical component of the reaction force of ground. Let R be the reaction of the wall. So मैंने वही सारी बातें कि R जो है वो एक reaction of the wall है और H और V जो है वो horizontal और vertical components of reaction forces हैं जो कि ground से act कर रही हैं. तो इन दो reaction forces के बीच में जो ratio होता है that is coefficient of friction. Okay, तो coefficient of friction की जो value है mu की value, that mu can be written as H upon V, यानी horizontal component और divide by the vertical component. म्यू की वैल्यू मैं जानता हूँ दैट इज़ 0.40. मैं इसे यहाँ पर लिख दूँगा दैट 0.40 इज़ इक्वल्स टू h अपॉन v एंड v इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू h इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0.04 टाइम्स v. अब मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस इक्वेशन लेटर. अभी फ़िलहाल मैं इसे बॉक्स करके एक साइड पे रख देता हूँ, ठीक है, ताकि जब मुझे यूज़ करनी हो तो मुझे क्लियरली दिख जाए. अब अगली चीज़ मुझे क्या करनी है, मुझे अप्लाई करनी है फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. सो आई जस्ट राइट ओवर हियर अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अब पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या होती है, दैट सम ऑफ फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज गोइंग टू बी ज़ीरो एंड सम ऑफ फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज गोइंग टू बी ज़ीरो. तो ये दो कंडीशंस हैं जो हमने अप्लाई करनी है. अब देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कौन कौन सी फोर्सेस हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दैम. तो मैं कहूँगा दैट सम ऑफ फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन या सम ऑफ फोर्सेस x, यानी x का मतलब इधर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को रेफर कर रहा है ये. सो सम ऑफ फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इज़ ज़ीरो. अब हॉरिजॉन्टली कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. बेसिकली ये जो पहली कंडीशन है उसके मुताबिक ये लैडर मेरे पास ओवरऑल एज अ होल बॉडी ये कहीं ऊपर या नीचे या आगे या पीछे कहीं भी मूव नहीं कर सकती, या इस तरफ या इस तरफ कहीं भी मूव नहीं कर सकती है लैडर. तो जो सम ऑफ फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है पहले उन्हें देखते हैं. तो एक फोर्स तो ये है h, ठीक है. एक और फोर्स कौन सी है मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के अंदर है, वो ये है r, ठीक है. सो r इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, h इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स राइट, ठीक है. मैं राइट साइड के ऊपर जो भी फोर्सेस डायरेक्ट कर रही हैं मैं उन्हें पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और जो लेफ्ट साइड के ऊपर फोर्सेस डायरेक्ट कर रही हैं मैं उन्हें नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. सो आई विल से दैट h प्लस r प्लस नेगेटिव r, क्योंकि r जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ एक्ट कर रही है. सो h विच इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स राइट प्लस r विच इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू ज़ीरो. और मैं ये भी कह सकता हूँ दैट h, इसे सॉल्व करके मैं कह सकता हूँ दैट h इज़ इक्वल्स टू r. मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की इक्वेशन से निकला है. नेक्स्ट, सम ऑफ फोर्सेस इन द वर्टिकल डायमेंशन शुड आल्सो बी ज़ीरो. सो वर्टिकल डायमेंशन के अंदर जो फोर्सेस हैं उनका सम भी ज़ीरो होना चाहिए. अब अगर वर्टिकल डायमेंशन के अंदर जो फोर्सेस हैं अगर उनका सम मेरे पास ज़ीरो है, तो वर्टिकल डायमेंशन के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. एक ये वर्टिकल डायमेंशन में जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो अपवर्ड्स अप्लाई हो रही है, सो इट इज़ v,
ठीक है, जो कि फोर्स अपवर्ड्स है, और जो दूसरी वर्टिकल डायमेंशन के अंदर फोर्स अप्लाई हो रही है वो डाउनवर्ड्स है, जो कि वेट है, एंड दैट इज़ 50 न्यूटन्स। ठीक है, इन्हें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट v जो कि पॉजिटिव है क्योंकि वर्टिकल डायमेंशन में ऊपर की तरफ है, आई विल कॉल दिस एज द पॉजिटिव फोर्स, प्लस वेट जो कि डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, सो मैं ऐसे कह दूँगा दैट इज़ negative w. So sum of these forces is going to be equals to 0, and v is going to be equals to w, और w की हमें वैल्यू भी दी हुई है दैट इट इज़ 50 न्यूटन्स। तो मैं कहूँगा दैट v is equals to w which is equals to 50 न्यूटन्स। तो मेरे पास ये और दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब मैं इन्हें बाद में यूज़ करता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं इन्हें बॉक्स करके रख देता हूँ दैट दे माइट बी यूज़फुल लेटर, समवेयर लेटर। Okay, now let's call this as our equation 1. अगर मैं equation 1 को यूज़ करूँ और मैं कहूँ कि मेरे पास जो v है, if v is 50 न्यूटन्स, ओके मेरे पास v की वैल्यू w के इक्वल है और w की वैल्यू इक्वल्स टू 50 न्यूटन्स है, यानी v इज़ इक्वल्स टू 50 न्यूटन्स है। और अगर v की वैल्यू 50 न्यूटन्स है, देन मेरे पास जो इक्वेशन 1 होगी उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ दैट equation 1 can be written as h is equals to 0.04 times 50, ठीक है, और 0.04 times 50 it is going to be equals to 20 नहीं, it's going to be sorry 0.40 था, मैंने गलती से 0.04 लिख दिया। आई जस्ट मेड अ स्मॉल मिस्टेक, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। सो इट इज़ एक्चुअली 0.40, तो ये बन जाएगा 20 न्यूटन्स। तो मेरे पास अगर ये 20 न्यूटन्स होगा तो मेरे पास h की वैल्यू 20 न्यूटन्स आ गई, और मुझे इस 20 न्यूटन्स की वैल्यू को और भी फर्दर यूज़ करना है। सो इफ़ h इज़ 20 न्यूटन्स तो मेरे पास r भी 20 न्यूटन्स होगा, बिकॉज h इज़ इक्वल्स टू r। सो सिंस h इज़ इक्वल्स टू r, देन h इज़ इक्वल्स टू r इज़ इक्वल्स टू 20 न्यूटन्स। मेरे पास ये सारी की सारी 20 न्यूटन्स हैं, h भी 20 न्यूटन है और r भी 20 न्यूटन है। ओके, मेरे पास कुछ और भी चीज़ें आ गई हैं, अब इसे भी यूज़ करना हुआ तो बेशक करेंगे। अब यहाँ तक मैंने फ़र्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई किया, उसे यूज़ किया और चीज़ें निकाली हैं मैंने इसके थ्रू। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं अब सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को भी अप्लाई करता हूँ, उसे भी यूज़ करने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो नाउ अप्लाइंग सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, applying second condition of equilibrium. तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे अप्लाई करेंगे हम? अब मैं कहूँगा कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स शुड बी इक्वल्स टू 0। अब सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स शुड बी इक्वल्स टू 0, अब इस बात को कहना तो यहाँ पे आसान है, लेकिन मुझे टॉर्क जो है जब भी कैलकुलेट करना होता है वो किसी पॉइंट के अराउंड कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई भी लिवर है इस तरीके से, ठीक है, तो इस लिवर के अंदर मैं जो टॉर्क कैलकुलेट करूँगा, यहाँ मैं सेंट्रिक वाले पॉइंट के अराउंड कैलकुलेट करूँगा, यहाँ मैं किसी कॉर्नर के अराउंड भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है जिसके अराउंड आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। इधर मैं इस पर्टिकुलर लेटर न्यूमेरिकल के अंदर मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, मेरे पास जो टॉर्क मैं जो इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ वो अराउंड एनी पॉइंट में कैलकुलेट कर सकता हूँ, और मेरे पास जो सम ऑफ टॉर्क्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और ये एक इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो अगर लेटर इक्विलिब्रियम के अंदर होगा तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जो टॉर्क है मैं उसे कैलकुलेट करूँ अराउंड दिस पॉइंट, लेट से,
ठीक है। तो मैं पॉइंट ए के अराउंड जो भी टॉर्क है वो मैं इस पॉइंट के अराउंड कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब इस पॉइंट के अराउंड मेरे पास कई फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स की वेट है जो कि डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, एक फोर्स आर है जो कि लेफ्ट साइड की तरफ एक्ट कर रही है। तो इसके अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड मेरे पास कई सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ए के ऊपर जो है मेरे पास जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसके अंदर मेरे पास वेट है, ठीक है। और वेट को मैं कह सकता हूँ दैट वेट इज़ एट सी डी, वेट इज़ एट नहीं, वेट इज़ एट ए ई, ठीक है। तो मेरे पास इतने डिस्टेंस के ऊपर, यानी यहाँ पर मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं एक डिस्टेंस ले लूँ, सो इतने डिस्टेंस के ऊपर मेरे पास एक डाउनवर्ड्स फोर्स इधर एक्ट कर रही है ए ई के डिस्टेंस के ऊपर। और फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास एक फोर्स जो और एक्ट कर रही है वो ये आर है, जो कि इस वॉल से मुझे इस लैडर के ऊपर लेफ़्ट साइड की तरफ एक्ट कर रही है। तो बेसिकली ये मेरे पास इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है, और ये वाली जो फोर्स है, जो वेट है, वो इसे डाउनवर्ड्स ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये लैडर है जिसे ये वेट क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो आर है ये इसे एंटी क्लॉकवाइज लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे क्या करना है, मैं कहूँगा कि मेरे पास ये जो यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन है, मैं इसे इस तरीके से लिख दूँगा दैट इफ़ सम ऑफ टॉर्क्स इज़ ज़ीरो, और मैं इधर लिख देता हूँ अबाउट, मैं जो टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ दैट इज़ अबाउट ए, ठीक है, अबाउट पॉइंट ए के अराउंड में टॉर्क को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ दैट आर क्रॉस yeah, r times cd is going to be minus the weight times ae, ठीक है। so r times cd minus weight times ae is going to be equals to 0। ये मेरे पास जो है वो इसकी इक्वेशन हो सकती है। फिर अगली चीज़, consider that triangle ADC, यानी मेरे पास ये वाला जो ट्राइंगल है ADC, ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिगर ट्राइंगल, मैं इसे अलग से इधर मार्क कर देता हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल राइट नाउ, ADC। सो दिस इज़ ट्राइंगल ADC। और जब मैं बात कर रहा हूँ ए बी ई के बारे में, तो ए बी ई कौन सा ट्राइंगल होगा, ए बी ई ये वाला ट्राइंगल होगा, ठीक है। दिस इज़ ए बी ई एंड द अदर वन इज़ ए सी डी, जो रेड वाला है वो ए सी डी है। चलो ठीक है, पहले बात स्टार्ट करते हैं विद ट्राइंगल ए डी सी से, ठीक है, या ए सी डी से। तो फॉर ट्राइंगल ए सी डी, for triangle ACD, ट्राइंगल ACD के अंदर अगर मैं थीटा मिनिमम को कंसिडर करूँ, तो इस थीटा मिनिमम के साथ मेरे पास हो सकता है दैट साइन थीटा मिनिमम इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू ऑपोजिट विच इज़ या परपेंडिकुलर विच इज़ CD डिवाइडेड बाय द hypotenuse which is AC। so मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ that is sin theta, so sin theta, और याद रहे ये जो थीटा है ये मिनिमम है, थीटा मिनिमम है, this is equals to CD upon AC, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही थ्योरी है जो आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में कई दफ़ा पढ़ी है आज तक। तो मैं सी डी के बारे में कह सकता हूँ दैट सी डी इज़ इक्वल्स टू ए सी टाइम्स साइन ऑफ थीटा मिनिमम। अब ए से लेके जो सी तक की लेंथ थी, ठीक है, ए से लेके सी तक की लेंथ, इसे हमने इस क्वेश्चन में एल से डिनोट किया था, तो मैं इसे कह दूंगा दैट दिस इज़ एल।
सो ए सी की जगह पे बस मैं एल सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो सी डी इज इक्वल्स टू एल टाइम्स साइन ऑफ थीटा मिनिमम. चलो अब अगली चीज़ की बात करते हैं. फॉर ट्रायंगल, अब अगला ट्रायंगल कौन सा था? अगला ट्रायंगल था मेरे पास ए ई बी या ए बी ई. तो अब मुझे इस ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करनी है. तो ये ट्रायंगल ए बी ई, यानी ये वाला, ये जो छोटा ट्रायंगल था ए बी ई, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है, इस छोटे ट्रायंगल के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास, अगर मैं कोसाइन थीटा अप्लाई करता हूँ, दैन कोसाइन थीटा इज़ एडजेसेंट या हाँ एडजेसेंट विच इज़ ए ई अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो मैं कह दूँगा, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप शायद इसे इस तरीके से कंसिडर करते हैं. सो दिस cosine theta is going to be equals to AE upon AB. So it is going to be sine theta minimum is going to be equals to cosine theta, just cosine theta. So cosine theta minimum is going to be equals to AE upon AB. अब AE upon AB, इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये क्या बनता है. सो ए ई विल बिकम इक्वल्स टू, अब मैं इस ए बी को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करूँगा, दिस विल बिकम ए ई इज इक्वल्स टू ए बी टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा मिनिमम. और ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की लेंथ मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, विच इज़ हाफ ऑफ एल डिवाइड बाई 2. सो दिस बिकम्स ए ई is equals to half of L basically. So that is L by 2. So L by 2 times cosine of theta minimum. अब मेरे पास सी डी और ए ई इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं. अब मुझे इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है इनटू दिस इक्वेशन. आई कैन से कि लेट से अगर ये मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन थी, दिस इज़ you can call this as equation 2. तो मुझे इस equation 2 के अंदर इसे substitute करना है. So equation 2 can become, so equation 2 here, equation 2 will become, this will become R times CD, या R की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. वैसे अगर हम देखें तो हमारे पास R की वैल्यू है, R की वैल्यू 20 है, ठीक है. और तो मैं कह सकता हूँ दैट R which is 20, so 20 newtons times CD which is L times sine, so L times 20 multiplied by L times sine of theta minimum. और इसके अलावा मेरे पास माइनस जो वेट है, जो कि मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसके अंदर एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है. तो मेरे पास ये आर है, ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, और वेट जो है वो एक क्लॉकवाइज उसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है. ये दूसरे टाइप का ये फोर्स जो है इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है. सो दैट इज़ ओवर हियर मेंशन्ड बाय द नेगेटिव साइन. तो मैं कह दूंगा दैट वेट विच इज़ ऑफ 50 न्यूटन्स, ठीक है, उस लेटर का वेट 50 न्यूटन्स था. So 50 newtons multiplied by AE की वैल्यू L by 2 times cosine of theta minimum है. इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है. अब इधर तो मेरे पास थोड़ा स्पेस ख़त्म हो गया, तो मैं इसे आगे इधर राइट साइड की तरफ सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है. आई विल जस्ट ड्रॉ लाइन लाइक दिस, और इसे बाकी सॉल्यूशन मैं इसका यहाँ पर कर देता हूँ. तो मेरे पास अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, सो दिस वाज द इक्वेशन जो मेरे पास थी, 20 टाइम्स एल साइन थीटा मिनिमम माइनस 50 टाइम्स एल बाई 2. अब अगर मैं थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लूं तो ये मेरे पास 50 और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो 2 1 से 2 25 सो 50. मेरे पास सिर्फ 25 एल कोसाइन थीटा मिनिमम होगा और इधर 20 साइन थीटा मिनिमम होगा. तो ये मेरे पास बन जाएगा 20 L sine theta minimum is going to be equals to
20 सॉरी हाँ इट्स गोइंग टू बी इक्वल्स टू, मैं इस वाली जो है वो पूरे टर्म को उठा के राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी जब मैं इस पूरी टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे को उठा के राइट साइड पे लेके आऊँगा, तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 25 टाइम्स L टाइम्स कोसाइन थीटा मिनिमम, so this is going to become अब मैं इसके अंदर इनफैक्ट एक काम और भी कर सकता हूँ, मैं इस L को और L को कैंसिल आउट कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों L's मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास सिंपली अब 20 साइन थीटा मिनिमम इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 25 कोसाइन थीटा मिनिमम, और अब मैं साइन थीटा मिनिमम को डिवाइड कर दूंगा बाय कोसाइन थीटा मिनिमम, और इस 25 को डिवाइड कर दूंगा बाय 20, सो दिस विल बिकम साइन थीटा मिनिमम अपॉन कोसाइन थीटा minimum is going to be equals to 25 divided by 20 is 1.25, and tangent theta minimum is going to be equals to 1.25. अब टेंजेंट अब थीटा मिनिमम की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं टेंजेंट इन्वर्स कर सकता हूँ, सो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1.25, जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 51.3 degrees. So this is your final answer to this question. ठीक है, तो आपने पहले फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है इसके सॉल्यूशन के अंदर, और फिर सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस वाज द होल लेडर न्यूमेरिकल 8 ऑफ योर बुक, जो कि पास्ट ईयर्स के अंदर भी कई दफ़ा रिपीट हो चुका।